बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में और थर्मोडायनामिक्स की स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स को अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो एक थर्मो अलग बनता है और डायनामिक्स अलग बनता है। थर्मो मतलब थर्मल, और थर्मल को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। डायनेमिक्स मतलब जो डायनेमिक है, इन मोशन है, तो एनर्जी इन मोशन हमारा क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक। तो बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स में उन सभी चीज़ों का स्टडी करते हैं जो हमारी एनर्जी मोशन में रहती है। जैसे अगर हम मोस्टली जो भी हमारे पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, पावर प्लांट कौन से हो सकते हैं, या तो न्यूक्लियर हो सकता है, ठीक है। दूसरा पावर प्लांट कौन सा हो सकता है हमारा, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, या तो गैस के थ्रू हम पावर जनरेशन कर रहे होंगे या कोल के थ्रू हीट जनरेशन कर रहे होंगे। और न्यूक्लियर में न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हम पावर जनरेट कर रहे हैं और उस पावर का यूटिलाइजेशन हम अपने घरों में या अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं। तो पावर प्लांट हमारे बेसिकली न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट में जो हमारा एनर्जी का जो भी मोशन है उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली पावर प्लांट्स में हमारा मैक्सिमम यूज होता है। अगर हम जो हमारी गाड़ीज वगैरह है, अगर हम जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं और जो डीजल व्हीकल्स हैं उनकी बात करें, बेसिकली जो हमारे व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं, जो पेट्रोल व्हीकल है उनमें कौन सा इंजन लगा हुआ है, आईसी इंजन जो लगा हुआ रहता है ना, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, पेट्रोल व्हीकल हो या डीजल व्हीकल हो, ठीक है। अब तो गैस वाले भी आ गए हैं कहीं कहीं पे, जैसे कुछ कुछ गैस वाले भी चलते हैं, एलएनजी वगैरह पे चलने वाले, तो वो भी गैस वाले व्हीकल भी जो है, उनमें क्या है, सभी में इंटरनल कंबशन इंजन रहता है। इंटरनल कंबशन इंजन क्या रहता है, बेसिकली एक हमारा एक पिस्टन सिलेंडर टाइप का अरेंजमेंट रहता है, एक सिलेंडर रहता है जिसके अंदर हमारा पिस्टन रहता है, और वो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन मोशन करता है, जो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। और इस क्रैंक शाफ्ट से एक क्रैंक जुड़ा रहता है, और इस क्रैंक से हमारा एक फ्लाई व्हील या इंजन ऑपरेट होता है, एक फ्लाई व्हील। और इससे हमारा जो भी आगे आगे मोशन को चलाने के लिए गियरबॉक्स वगैरह अटैच कर देते हैं, और इससे फिर फाइनली गियरबॉक्स के बाद में हमारा सारे व्हीकल के जो व्हील्स रहते हैं वो अटैच कर दिए जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्पीड पे हम चलाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इंटरनल कंबशन है, इंजन के अंदर जो भी इंटरनल कंबशन हो रहा है, पेट्रोल आ रहा है इसके अंदर, पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, और इसमें पेट्रोल आ रहा है, कंबशन हो रहा है, ठीक है, स्पार्क दे रहे हैं, स्पार्क के बाद फिर इसमें जो पेट्रोल है वो हमारा जल जल रहा है, और इसके बाद जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी के कारण पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, और उसके थ्रू हमारा क्रैंकशाफ्ट मूव कर रहा है, और उस क्रैंकशाफ्ट के मूव करने से फ्लाई व्हील और आगे जो अटैचमेंट हम गियरबॉक्स वगैरह लगा करके रखे हुए हैं वो हमारे मूव हो रहे हैं, और फाइनली गियरबॉक्स के थ्रू हमारी जो पावर है वो हमारे व्हील्स में जा रही है और हम व्हीकल को मूव कर पा रहे हैं। तो जो भी हमारा इसके अंदर जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है वो हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स है। एनर्जी हमने क्या है, एनर्जी इन मोशन, मोशन कैसे हो रही है, यहाँ पे एनर्जी आई है, पेट्रोल आया, पेट्रोल के बाद जला, कंबसन हुआ, कंबसन के बाद उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस के बाद एक्सपांड हुआ, एक्सपांड के बाद फिर निकल गया। सेम पावर प्लांट में अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हम एक फर्नेस रहता है, ठीक है, एक बॉयलर रहता है जिसको हम बोले, बॉयलर रहता है, इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स रहती हैं, इन ट्यूब्स को का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है पूरा, ठीक है। ट्यूबी ट्यूब्स रहती हैं चारों तरफ, चारों दीवार में, एक घर को समझ लीजिए जिसके चारों दीवारों पे हमने ट्यूब्स लगा रखी हैं। अंदर एक खोखला स्ट्रक्चर हो जाएगा, अंदर एक, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम अंदर कोल को इंजेक्ट करते हैं, या कोल जो है कोल को अंदर डालते हैं, साथ साथ में एयर भी डालते हैं। तो कोल क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जलता है, साथ साथ चारों तरफ क्या है, हमारी ट्यूब्स हैं, तो जो क्या है, इस हीट जनरेट होती है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है, और इस हीट क्या होती है, इस हीट को फ्लू गैस यहाँ से कैरी ओवर करके दूसरी जगह पे ले जाती है। तो जो हीट जो है वो फ्लू गैस कैरी करके कहीं और ले जा रही है, तो बेसिकली क्या होगा, हीट का कैरी ओवर हो रहा है, ठीक है।
जहाँ पर भी हीट का कैरी ओवर हो या हीट का ट्रांसपोर्टेशन हो या हीट इन मोशन हो, उसको वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स करती है। तो यहाँ पे हमारे कोल्ड फ्लो हो रहा है, कोल्ड फ्लो का जलने के बाद यहाँ पे चले जा रहा है, तो हीट यहाँ पे जनरेशन हुआ, जनरेशन के बाद धीरे धीरे मूव करके ऊपर तरफ चला गया। ऐसे ही सेम आईसी इंजन में हो रहा है, ये पहले यहाँ पे पेट्रोल आया, फिर यहाँ पे कंबसन हुआ, एक्सपांशन किया, फिर मोशन के कारण फिर ये कंप्रेस हुआ, कंप्रेस के बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट के थ्रू निकल गया। तो क्या हुआ, एनर्जी यहाँ पे आया, एक्सपांड किया, फिर एनर्जी, जो एनर्जी है वो निकल गई, पहले आई फिर निकल गया। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी हमारी एनर्जी इन मोशन है। दूसरा अगर हम और एग्जांपल लें, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे घरों में एसी रहती है। हाँ, हर किसी के घर में एसी और फ्रिज तो कॉमन है। तो एसी, अगर एसी की बात करें, फ्रिज की बात करें, हीटर तो बहुत कॉमन है, हीटर ही की बात कर लेते हैं। चलिए, हीटर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सभी में क्या है, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, अब रेफ्रिजरेटर में अभी तक क्या हो रहा था, सभी जो है हीट को हीट को प्रोड्यूस करके और उससे हम उसकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके एक पहले क्या किया हमने, केमिकल रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने क्या किया, हीट प्रोड्यूस की, और उस हीट का कुछ पार्ट हमने यूटिलाइज कर लिया, किसके फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। और वो वर्क के फॉर्म में हमें यूटिलाइज करने के बाद हमारे जो है वो वर्क मोटिव पावर में डेवलप हो गया। ठीक है, और इस मोटिव पावर का यूज करके हमने टरबाइन रोटेट किया, और टरबाइन से हमने पावर जनरेशन किया। ठीक है, अब यही ये हमारा केमिकल आईसी इंजन के केस में क्या हो जाता है, केमिकल से हीट से वर्क से मोटिव पावर जनरेशन किया, और उस मोटिव पावर का यूटिलाइजेशन हमने स्पीड वगैरह देने में या ट्रांसपोर्टेशन में हमने कर लिया, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की, बस इतना अंतर है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेशन के केस में क्या रहता है, रेफ्रिजरेशन के केस में हमने हीट प्रोड्यूस की थी अभी तक, अब क्या कर रहे हैं इसमें, हमें अभी तक हमने हीट प्रोड्यूस की है, लेकिन रेफ्रिजरेशन में क्या करना रहता है, हमें हीट को एक्सट्रैक्ट करना रहता है। हमारा कोई फूड आइटम है, मान लिया है, इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हीट को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे एक कोई दूसरा सब मीडियम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्रेसर ले लिया, उसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जो भी कंप्रेस्ड फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हमने इसके थ्रू निकाला। अब वो क्या हो जाएगा, वो इसके थ्रू जाने पे हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद फिर हमने उसको क्या किया, वो लो प्रेशर का हो गया, और फिर हमने उसको कंडेंस कर दिया, कहाँ पे, हमने एटमॉस्फेयर में कंडेंस कर दिया उसको, वो एटमॉस्फेयर में उस पर एनर्जी रिलीज कर दी, यहाँ से उसने एनर्जी ले ली उस फ्लूइड ने, और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के बाद इसका प्रेशर कम हो गया, फिर हमने कंप्रेसर में भेज दिया, और कंप्रेसर के थ्रू फिर वो साइकिल चलने लग गई। बेसिकली ये हमने एक पर्टिकुलर फ्लो लेना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पे, उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे। अब ये प्रॉपर्टीज जो है, हमें आगे जाकर के थर्मोडायनामिक्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज के बाद फिर हम सिस्टम सराउंडिंग ये सब चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, और फिर इन स्टेट की बात करेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी इस सभी प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये 3-4 स्टेप में हो रही है, लेकिन मैंने भी ये सिंपल में समझा दिया है। अगर हम एसी की बात करें, एसी में भी सिंपल हो रहा है, यहाँ पे हमारे फूड आइटम्स थे, और यहाँ फूड आइटम्स की जगह एसी में फूड आइटम्स की जगह हमारा सिंपल रूम रहता है, और रूम को हमें ठंडा करना रहता है, बस यही एक सिंपल रहता है। उसमें हम ब्लोअर वगैरह लगा देते हैं, तो उससे हमारा एसी हो जाता है। अभी रेफ्रिजरेशन भी हमारे दो टाइप के आने लगे हैं, एक फ्रॉस्ट फ्री होता है, एक डिफ्रॉस्ट टाइप का रहता है। ठीक है, एक फ्रॉस्ट फ्री रहता है, और दूसरा फ्रॉस्ट फ्री नहीं आता है। ठीक है, जो फ्रॉस्ट फ्री वाला रहता है उसमें क्या कर दिया है, उसमें डायरेक्ट कूलिंग नहीं करते, उसमें एयर के थ्रू कूलिंग करते हैं, और फिर बाद में, और फ्रॉस्ट फ्री में बस यही है, एयर कूलिंग करते हैं। ठीक है, यही एसी में है। एसी में क्या है, एसी में हमने कॉइल का टेम्परेचर, जो फ्लूइड है, फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, उसमें हमने फोर्सली एयर को सर्कुलेट किया, तो वो एयर ठंडी हो गई, उस एयर को हमने यहाँ पे सर्कुलेट कर दिया। अब इसमें एक चीज और रहता है एसी के अंदर, कि अभी तक हम ये फ्लूइड जो हम ले रहे थे, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ मॉइस्चर को भी हम मॉइस्चर को कंडेंस कर लेते हैं, एक हीटिंग कॉइल लगा करके, वो हम बाद में देखेंगे, और कंडेंसिंग कॉइल लगा करके उससे हम टेम्परेचर, बेसिकली मोटा मोटी यही है कि उससे जो भी हमारी एयर है, एयर का कुछ पार्ट हम रिसर्कुलेट करते हैं, कुछ पार्ट रिसर्कुलेशन नहीं करते हैं। जब हम इन डेप्थ में जाएंगे साइकोमेट्रिक में, तब हम उसमें इस चीज को पढ़ेंगे, एसी के बारे में पूरा डिटेल में।
कि हम ह्यूमिडिटी को कैसे, ह्यूमिडिटी एसी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी आ जाती है, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ जाता है। तो इन सभी को कैसे मैनेज करना है, ये सभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अभी हमारी मोटा मोटी यही समझना है, थर्मोडायनेमिक्स में हम केवल एनर्जी इन मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो भी सिस्टम का हमें हमें क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल का यूज करना है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक थ्योरी हमने जनरेशन कर दी है कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस के बेस पे। जैसे हमने देखा कि एक वस्तु को हम हीट कर रहे हैं, पानी को हीट कर रहे हैं, तो पानी में वाष्प बन रहा है, उस वाष्प का हम और वो जब हम हीट करते जा रहे हैं तो वाष्प बन रहा है। अगर उसको हम प्रेशराइज कर दे रहे हैं, उसको भाप को निकलने नहीं दे रहे हैं, उसको ढक करके रख दे रहे हैं, तो वो और ज़्यादा प्रेशराइज होता जा रहा है। अब और इतना प्रेशर हो जाता है कि वो उस बर्तन को भी फाड़ देता है। जैसे कुकर कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, हमारा फट जाता है, ठीक है ना। तो क्या प्रेशराइजेशन हो रहा है, तो हमने इन सभी चीज़ों को बेसिक ऑब्जर्वेशन करके उसके बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जैसे पानी है, पानी का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है ना, वॉल्यूम क्या है। इनके बेस पे क्या हो गया हमारा, एक फ्लूइड का या गैस का या लिक्विड का जो भी है वो हम प्रॉपर्टीज हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं हम कैसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो बेसिकली दो बेसिस पे करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक में क्या है कि जब हम किसी एक सिस्टम को लेते हैं और उसको हम एक ओवरऑल व्यू देखते हैं, उसका ओवरऑल फंक्शन देखते हैं। जैसे अगर हम फर्नेस की बात कर रहे हैं, बॉयलर की बात करें, पावर प्लांट की बात करें, तो पावर प्लांट में कोयला आ रहा है, जल रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस होने के बाद उस हीट को वाटर कैरी कर रहा है, उससे स्टीम जनरेशन हो रहा है, उस स्टीम का यूटिलाइजेशन हम टरबाइन में कर रहे हैं, और अल्टीमेटली टरबाइन से हम टरबाइन को रोटेट करके स्टीम को का पावर ले रहे हैं, और उससे बाकी जो लो प्रेशर स्टीम बन रही है उससे वो हम कंडेंस करके टरबाइन कंडेंसर के थ्रू फिर से सर्किट में लेकर के फिर से हम काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक मैक्रोस्कोपिक व्यू हो गया। अगर यहीं पे हम अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू लें कि जो वाटर है, अगर हमारा टरबाइन के अंदर जा रहा है, ठीक है, जैसे हमारा एचपी टरबाइन के अंदर 520 डिग्री सेल्सियस की स्टीम अगर जा रही है, तो वो टरबाइन के अंदर जा रही है, तो वहाँ पे कितना हीट कैरी ओवर हो रहा है, वहाँ पे कितना हीट हो रहा है, कितना हीट लॉस हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे आकर के एक बहुत माइंडफुल सिस्टम को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो वो एक मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल सिस्टम को देखने को हम मैक्रोस्कोपिक, और अगर हम एक उस सिस्टम के अंदर ही बहुत छोटी सी चीज को मेजर करेंगे उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। बेसिकली ये हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। ठीक है, तो एक को हम स्टेटिस्टिकल बोलते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक रहता है इसको हम स्टेटिस्टिकल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल और स्टेटिस्टिकल, इसका दोनों का मतलब बेसिकली यही है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। अभी मैंने बार बार वर्ड यूज किया सिस्टम, तो अभी मैं सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये सिस्टम होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम सराउंडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी स्टडी करेंगे, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल लगाएंगे, हमेशा सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, ये तीनों चीज़ों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था सिस्टम। सिस्टम होता क्या है, सिस्टम बेसिकली अगर हम बोले जहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन है, ठीक है, या जिस चीज़ का हमें स्टडी करना है, जिस चीज़ को लेकर के हम अभी बैठे हुए हैं और इसकी हमें ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं, या उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पंप की बात करता हूँ, जो एक जगह से पानी को पंप करके दूसरी जगह ले जा रहा है। यहाँ पे पंप लगा है, अभी मेरा क्या है, अगर मैं पूरा सिस्टम एज अ होल पूरे सिस्टम को देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम बन जाएगा। अगर मैं पंप को ही ऑब्जर्व करूंगा कि पंप जो है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे पंप ने सक्शन लिया, यहाँ पे पानी दिया, यहाँ पे मोटर जो है वो
पंप जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, मोटर के थ्रू। अब अगर मैं इतना सिस्टम का यूज लूँ तो इतने सिस्टम को लूँगा, यहाँ से कितना मास पर सेकंड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना मास फ्लो रेट हो रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर कितना टेम्परेचर है, कितना एंथैल्पी है, यहाँ पे कितना टेम्परेचर मिल रहा है, कितना एंथैल्पी मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम इसका मास फ्लो रेट अगर हम इसी सिस्टम को लें, केवल पंप के अंदर वाले को लें, केवल इसने इतने कोई, तो वो हमारा सिस्टम हो गया। बाकी जो इसके अलावा जो भी चीज़ है वो सब हमारा सराउंडिंग हो गया, वो सब हमारा क्या हो गया, बाउंड्री हो गया, ठीक है। सिस्टम सराउंडिंग सॉरी सराउंडिंग, ठीक है। और जो दोनों को सेपरेट कर रहा है वो बाउंड्री हो गया। अब ये जो बाउंड्री है, अब बाउंड्री क्या हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है या रियल हो सकती है, ठीक है। और दूसरा, या बाउंड्री जो है इमेजिनरी हो सकती है, रियल हो सकती है। दूसरा, बाउंड्री हमारी फिक्स हो सकती है या मूविंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम आईसी इंजन की बात करें, आईसी इंजन में पिस्टन मूव कर रहा है, हमारा जो भी कंसंट्रेशन है वो अंदर इंटरनल पार्ट है, क्या हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, कभी सिस्टम एक्सपांड कर रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, जो जिस पे हमें फोकस करना है वो हमारा कभी एक्सपांड कर रहा है, कभी मूव कर रहा है। तो हमारी जो बाउंड्री है वो क्या हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, मूविंग हो रही है बेसिकली अगर हम बोलें, ठीक है। तो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। सिस्टम बेसिकली वही है जिस पे हमारा कंसंट्रेशन रहता है, जिस चीज़ का हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है।